नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, वो हमारी बिल्कुल एकदम जारी रहने वाली है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, इससे पहले जो हमने कुछ दिन पहले गुणनखंड से संबंधित जो सीरीज़ है वो हमने डाली थी, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग वो जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने वो डाली थी। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। तो चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग की आज की प्रैक्टिस सेट। इसके अंदर भी हम वही 15 प्रश्न लाए हैं, 15 अलग अलग टॉपिकों से संबंधित। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 15वां प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित भी है, और ये अनुपात समानुपात से संबंधित है, और ये कुछ इस प्रकार से कोड वाले प्रश्न है। ठीक है, तो चलेगा, हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है, देखिएगा। आज का सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, तब आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो त्वचा का बाल से जो संबंध होगा भूमि का किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, त्वचा पर हमारे बाल उगते हैं, उसी प्रकार भूमि की मैं बात करूँ तो नॉर्मली भूमि पर क्या उगती है, घास उगती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमें इसी प्रकार से इसको संबंधित करना था। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा 3 का 243 से, मतलब 3 का 243 से जो संबंध होगा वो 5 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ कि 3 से इसकी मैं बात करूँ 3 से 243 का, तो देखिएगा 3 से 243 किस प्रकार ला सकती हूँ। यदि मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करती हूँ, अर्थात 3 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 243 होता है। इसी प्रकार देखिएगा 5 को मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5 की पावर 5। ठीक है, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 बार तो ये हमें प्राप्त होता है 3125 अर्थात 3125, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा, यदि मैं देखूँ तो नीचे सब में बड़ी संख्या दी है, 120 126 320। ठीक है, मतलब कि इन तीनों संख्याओं से मुझे 120 लाना है, और 6 7 3 इन तीनों से मुझे 126 लाना है। उसी प्रकार 8 5 और कौन सी संख्या से 320 आ सकता है। तो देखिएगा, यदि मैं इसकी बात करूँ तो मैं किस प्रकार से ला सकती हूँ। देखिएगा, यदि माना कि मैं 6 गुणा 5 गुणा 4 करती हूँ, ठीक है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ तीनों को, तो देखिएगा 6 पंजो 30 गुणा 4 करती हूँ तो 4 तिये 12, मतलब कि 120 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, अर्थात 6 गुणा 7 7 6 42 गुणा 3 मैं करूँ तो 126 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है इनको भी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। 5 गुणा, माना कि यहाँ पर मैं x रख लेती हूँ जो पूछा गया है उसके स्थान पर, और मुझे 320 प्राप्त करना है। तो देखिएगा, आप x की वैल्यू ज्ञात करना भली बात जानते होंगे पक्षांतरण विधि से। यदि मैं 8 और 5 यहाँ से क्या हो जाएंगे, भाग लग जाएंगे दोनों का, और 5 से मैं इसको काट सकती हूँ। तो देखिएगा 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छिका 30। ठीक है, और 5 चौक 20, मतलब कि 64 टाइम कट गया। अब 8 को मैं 64 से काटूँ तो 8 × 64 होते हैं, अर्थात x बराबर 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं 8 गुणा 5 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 320 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा वो 8 आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमारी श्रृंखला की मैं बात करूँ तो 9 दिया है, 11 है, इसके बाद हमें दिया है 15, इसके बाद दिया है 17, इसके बाद 21, और फिर हमें दिया गया है 23, और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यदि मैं 9 से 11 के बीच की बात करूँ तो +2 का अंतर आता है, 11 से 15 के बीच की मैं बात करूँ तो +4 का अंतर आता है, 15 से 17 के बीच की बात करूँ तो +2 का अंतर आता है, और 17 से 21 की मैं बात करूँ तो +4 का अंतर आता है, 21 से मैं 23 की बात करूँ तो देखिएगा +2
का अंतर आता है। आप देख पा रहे हैं +2 +4 +2 +4 +2, मतलब कि नेक्स्ट जो आएगा वो +4 आना चाहिए। तो मैं 23 में +4 ऐड कर देती हूँ। देखिएगा 23 + 4 मैं करूँगी तो 23 और 4 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 27 होते हैं। हम सब भली भांति जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह 27 आएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। देखिएगा हमें जो श्रृंखला दी गई है वो क्या दी गई है, EGILOS। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आने वाला है। इनके बीच भी हम अंतर की बात करें तो E और G के मध्य अंतर की मैं बात करूँ तो +2 का अंतर है। G और I के मध्य भी +2 का अंतर है। I और L के मध्य में बात करूँ तो +3 का अंतर है, और LO के मध्य बात करूँ तो +3 का अंतर है। अब OS के मध्य बात करूँ तो +4 का अंतर है। अब आगे क्या आएगा ये हमें पूछा गया है। तो देखिएगा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, +2 +2 +3 +3, इसका मतलब +4 यहाँ पर आना चाहिए। S में मैं +4 करूँ तो मुझे प्राप्त होता है W, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह ऑप्शन W भरा जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, दी गई आकृतियों में से एक हमें भिन्न आकृति दी गई है, उसको हमें पहचानना है। तो देखिएगा जैसे कि ये ऊपर दी गई है, इस लाइन से ऊपर की ये आकृति है, सेम टू सेम हमें यहाँ पर नीचे दी गई है, सेम टू सेम दी गई है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, जैसा ऊपर दिया गया है ऐसी ही हमें नीचे भी दी गई है, सेम टू सेम दी गई है, कोई भी बदलाव नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी में भी देखिएगा ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम त्रिभुज दिया गया है, लेकिन मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ तो देखिएगा ऊपर कुछ और नीचे कुछ और आकृति हमें दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बाकी तीनों से भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है, हाथ, शरीर और पैर। तो देखिएगा यदि मैं इसको मेरा शरीर मानूं तो शरीर के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, हाथ और पैर आते हैं, लेकिन होते दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार का जो वेन आरेख दिया गया है, देखिएगा ए होता है हाथ, ये हो गया हाथ, और बी होता है पैर, ये हो गया बी, और ये बाहर वाला ये हो गया सी। इस प्रकार का जो वेन आरेख हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इससे संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा कथन क्या दिया है हमें, सभी ड्रेस कपड़े हैं, सभी कपड़े धागे हैं। निष्कर्ष की मैं बात करूं तो निष्कर्ष पर हम तब पहुंच पाएंगे जब हम इसका वेन आरेख के द्वारा डायग्राम बनाएंगे। तो देखिएगा सभी ड्रेस कपड़े हैं, ये हमने सभी ड्रेस बना ली, ठीक है, ये हमारी हो गई है ड्रेस। सभी ड्रेस क्या है फ्रेंड्स, कपड़े हैं, तो ये हमने बना लिए हैं कपड़े, ये हमने कपड़े बना लिए हैं। सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी कपड़े क्या हैं, धागे हैं, ये सभी कपड़े हमने क्या बना लिए, धागे बना लिए, ये धागे हो गया। ठीक है, और हमें निष्कर्ष की ओर पहुंचना है। तो निष्कर्ष क्या बोलता है, देखिएगा सभी ड्रेस धागे हैं, क्या सभी ड्रेस धागे हैं, क्या बिल्कुल सभी ड्रेस धागे हैं, क्योंकि ड्रेस तो बहुत छोटा हो गया, धागे बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही ड्रेस है। और सभी धागे कपड़े हैं क्या, लेकिन सभी धागे कपड़े नहीं हैं, ये उल्टा है, सभी कपड़े धागे हैं लेकिन सभी धागे कपड़े नहीं हैं, अर्थात निष्कर्ष सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड हमारा इसका अनुसरण नहीं करता, इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें उपयुक्त आंसर दिया गया है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिना वेन आरेख के द्वारा, बहुत कठिनाई होती है आपको समझने में, तो आप एग्जाम में वेन आरेख इसके लिए जरूर बनाएं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हमारा क्या कहता है, मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है, तो वह किस दिशा में चल रही है। देखिएगा सर्वप्रथम आपको होनी चाहिए दिशाओं की जानकारी, जो हम आपको लगभग हर वीडियो में बताते हैं। राइट साइड को हमेशा पूर्व होता है, लेफ्ट साइड को हमेशा पश्चिम, और ऊपर की ओर हमेशा उत्तर, और नीचे की ओर हमेशा होता है दक्षिण। देखिएगा मीनू की मैं बात करूं तो दिशाओं के अकॉर्डिंग उसको हम गति करवाते हैं। तो देखिएगा मीनू उसके घर के नज़दीकी दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, घर का प्रवेश द्वार कहाँ है, पूर्व की ओर। तो ये मान लिया कि प्रवेश द्वार इसका कहाँ है फ्रेंड्स, ये पूर्व की ओर प्रवेश द्वार है। और घर के नज़दीकी दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ के लिए वो इधर की तरफ मुड़ेगी, नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, और दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है, फिर से दाहिनी ओर वो मुड़ गई है, और ताज़े उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है, तो वह किस दिशा में
चल रही है। तो देखिएगा बाएं हाथ को जो हमारी दिशा होती है, जैसा कि हमने आपको बताया कौन सी होती है, पश्चिम होती है, अर्थात ये कहाँ की ओर चलेगी, पश्चिम की ओर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीनू है वो लास्ट में पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ गई है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि LEGEND को इसके रूप में लिखा जाता है तो TREND के लिए कोड क्या होगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं LEGEND, तो देखिएगा इसके लिए जो कोड का इस्तेमाल किया गया है, L के लिए 12, E के लिए 5, ये हमारी बिल्कुल वो अल्फ़ाबेट है। G का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 7 ही होता है। E का जो नंबर होता है वो 5 ही होता है। N का जो होता है 14 ही होता है और D का होता है 4। तो इन सभी को इसने एक साथ करके इसमें लिख दिया है। देखिएगा 12, 5, 7, 5, 14, 4 सभी को एक साथ करके इसमें लिख दिया है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसके हमको नंबरिंग पता होनी चाहिए, TREND। तो देखिएगा टी को हम जो हमारे अल्फ़ाबेट में है वो आता है 20 नंबर पर। आर की मैं बात करूँ तो ये आता है 18 नंबर पर। ई की मैं बात करूँ तो आता है 5th नंबर पर। एन की मैं बात करूँ तो आता है 40 नंबर पर। और डी की मैं बात करूँ तो आता है 4th नंबर पर। इसका मतलब 20, 18, 51, 44 वाला आंसर हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। इसमें कुछ नहीं किया गया, केवल जो अल्फ़ाबेट में हमारी नंबरिंग दी होती है, मतलब जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, इसी प्रकार से जेड तक जो नंबरिंग होती है वो हमें पता होनी चाहिए। उन्हीं को इसने एक साथ लिख दिया है, कोई भी जोड़ घटाव नहीं किया है, बिना जोड़ घटाव के एक साथ लिख दिया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिएगा, दिए गए क्रम के लिए अगली आकृति ज्ञात करें। देखिएगा हमें प्रश्न आकृति दी गई है। देखिएगा ये 3 जो सर्कल हैं ये एक दूसरे को काटते हुए इस प्रकार से हैं और ये तीनों को एक दूसरे के अंदर लिख दिया गया है। इसी प्रकार सी ऑप्शन में देखिएगा ये जो त्रिभुज है एक दूसरे को टच करते हुए, इन्हीं को क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे के अंदर रख दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर इनको रख दिया जाएगा, इस प्रकार से आएगा डी ऑप्शन में। तो इस प्रकार का जो हमें ऑप्शन दिया गया है त्रिभुज एक दूसरे के अंदर वाला, वो दिया गया है ए में। और ए कौन से ऑप्शन में, आपको ये बहुत केयरफुली एकदम करना है। तो ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि ए हमारे सी के अंदर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, जब एमएन रेखा पर दर्पण रखी जाती है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। देखिएगा एमएन रेखा पर ये हमारा दर्पण है और दर्पण में लेफ्ट राइट दिखता है, और राइट कैसा दिखता है फ्रेंड्स, लेफ्ट दिखता है। तो हम इसके दर्पण की बात करें तो इसमें जो हमें आकृति दिखाई पड़ती है वो देखिएगा ये इधर की तरफ है ये, ठीक है। तो ये हमें इधर की तरफ दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये वाला बॉक्स और इसके अंदर ये छोटा बॉक्स, और ये जो है नीचे बॉल सी, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। मतलब ये इधर की तरफ मुंह था, वो इधर की तरफ इसमें हो गया है। तो इस प्रकार की जो आकृति हमें दिखाई गई है वो है बी में, और बी कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ये है ऑप्शन नंबर सी में। ये बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बी देखते देखते OMR में भी बी को टिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन छोटी छोटी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है और कक्षा में कुल 40 छात्र हैं। तो कक्षा में नीचे की एक्स के नीचे से कौन सी रैंक होगी। तो देखिएगा जो एक्स है उसकी रैंक है ऊपर से कौन सी है फ्रेंड्स, 15वीं है। किसकी है, एक्स की। और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 40 हैं। इसका मतलब इसके अलावा और कितने नीचे की और कितने छात्र इसके बैठे हैं। तो देखिएगा 40 में से 15 गए तो बचते हैं 25। इसका मतलब 25 छात्र हैं जो कि इसके नीचे की ओर बैठे हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, 25 छात्र तो इसके अलावा हैं। अब दोबारा इस पर पहुंचना होगा तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि दोबारा इस पर पहुंचेंगे हम, किस पर, एक्स पर, तो ये 26 हो जाएगा। नीचे से इसकी रैंक गिनेंगे तो 26वीं आएगी, ऊपर से रैंक गिनेंगे तो 15वीं आती है। इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है अर्थात 26 हमारा सही जवाब हो जाता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। रैंकिंग वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े थोड़े से इनमें कंफ्यूजन होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रकार के काउंटिंग से संबंधित प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करके
करके वीडियोस देख सकते हैं। देखिएगा, मैं त्रिभुजों की संख्या नॉर्मली इजीली काउंट कर सकती हूँ। इसमें 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 तो ये हो गए, ठीक है, और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, ये हमारा 5वां त्रिभुज हो गया। और मैं छठे त्रिभुज की बात करूँ तो देखिएगा, ये वाला जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ये हमारा छठा त्रिभुज हो गया। इसके अलावा इसमें कोई और त्रिभुजों की संख्या हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूँ तो देखिएगा, जेड डब्लू की बेटी है, एल डब्लू की पत्नी है, के एल के पिता है, तो के का जेड से क्या संबंध होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आप खुद को डब्लू बनाइएगा, खुद को जेड बनाइएगा, इस प्रकार से आप आराम से इन तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा क्या है, जेड डब्लू की बेटी है। देखिएगा ये हमारा डब्लू हो गया, इसकी बेटी कौन है, जेड है। जेड डब्लू की बेटी है, मतलब कि ये फीमेल है, तो हम इसके ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं। एल डब्लू की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, मतलब ये फीमेल हो गई, मतलब कि डब्लू मेल हो गया, ठीक है। के एल के पिता हैं, अब इसके जो पिता हैं वो कौन है, के हैं, ठीक है, ये पिता है, इसका मतलब हम प्लस कर देते हैं। तो के का जेड से क्या संबंध होगा, तो देखिएगा जेड की ये कौन हो गई, माँ हो गई, कौन, एल। एल क्या हो गई, जेड की माँ हो गई, ठीक है, आपको ये देखना है, एल जेड की माँ हो गई। और जो माँ के पिताजी होते हैं वो क्या लगते हैं फ्रेंड्स, नाना। क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में नाना दिया गया है, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। के का जेड से क्या संबंध हो जाएगा, के जेड के कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिएगा, जेड क्या है, डब्लू की बेटी है। जेड क्या है, डब्लू की बेटी है। और ये इसका जो वाइफ है वो है एल, और वाइफ के पिता है के। तो वाइफ के पिता के होते हैं, तो वाइफ के पिता क्या लगते हैं, बच्चे के नाना लगते हैं। तो जेड इनके बच्चा हो गया, इसके नाना लगेंगे, ठीक है। जेड जो है इनकी क्या हो जाती है, जेड इनकी नवासी हो जाती है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा, के का संबंध पूछा गया है जेड से, तो नाना सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे होते हैं आज के 15 प्रश्न कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको इसी तरह की कोई और वीडियोस चाहिए, आप किसी भी रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, तो आप इस चैनल को भली बातें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके बहुत काम आने वाला चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जल्द ही आपकी समस्या का अगले वीडियो में निवारण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।